मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हम उसके पहले उपखंड, जिसका शीर्षक मणिकर्णिका ही था, को समाप्त कर चुके हैं। आज हम उसके दूसरे उपखंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसका विषय है गोरिया हावड़ा पुल पर ठड़ी। इसमें वह अपनी बंगाल यात्रा के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ ले चलती हूँ। मुर्दैया का अंतिम पैराग्राफ जो था, उसमें वह बोलते हैं कि बीएचयू में शिक्षा ग्रहण करने की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी, किंतु तपसी राम की दोस्ती के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता था कि इम्तिहान के बाद की 2.5 महीने की छुट्टियों में कलकत्ता चला जाऊं और वहां कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूं ताकि बीएचयू में नाम लिखवा सकूं। कलकत्ता में चौधरी चाचा के छोटे बेटे सोबरन एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, अतः फाइनल इम्तिहान के बाद में तुरंत आजमगढ़ से कलकत्ता जाने के लिए बनारस रवाना हो गया। तो दूसरा जो उपखंड है वो उसी के आगे का एक्सटेंशन हम मान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि गोरिया हावड़ा पुल पर ठड़ी ये दूसरे उपखंड का विषय है। राजघाट के पुल से रेलगाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, मेरा मानसिक तनाव ठीक वैसे वैसे ही तनता चला जा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे वह रेलगाड़ी मेरे तनाव को खींचते हुए लंबा करती जा रही थी। पहले से ही खचाखच भरे डिब्बे में मुगल सराय पहुंचते ही भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। सांस लेना भी बड़ा कठिन हो गया था। ऊपर से अप्रैल 1966 के अंतिम सप्ताह की भयंकर गर्मी से सिर फटा जा रहा था। प्यास हद से ज्यादा सताने लगी थी, किंतु उसे बुझाने का कोई चारा नहीं था। इसी हालत में 5.5 घंटे की यात्रा के बाद गाड़ी बोध गया पहुंची। उस समय स्टेशन की घड़ी में रात के 11:30 बजे थे। वहां 20 मिनट गाड़ी को रुकना था। वहां मैं पानी के लिए जैसे तैसे डिब्बे से बाहर आया। स्टेशन पर लगे नल पर भारी भीड़ थी। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद मैं पानी पी पाया। मैंने कुत्ते की तरह हाँफते हुए पानी पिया था। पानी पीने के बाद याद आया कि इसी बोध गया में गौतम बुद्ध को महाज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पूरे उसमें गौतम बुद्ध का व्याख्यान और उनकी शिक्षाओं का जो है पूरा ब्यौरा आपको इसमें जगह जगह मिलता चलेगा। अचानक चारों तरफ नजर दौड़ाकर मैं कल्पना में ही बोधि वृक्ष तलाशने लगा, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसी बीच रेलगाड़ी के इंजन ने चौक रती हुई सीटी की आवाज आई, जिसका मतलब था कि वह चालू होने वाली थी। मैं दौड़कर अपने डिब्बे के पास गया। अंदर के लोगों ने पहले ही दरवाजा बंद कर लिया था। बंद इसलिए कर लिया होगा ताकि और भीड़ ना बढ़ जाए। मैं बार बार उनसे विनती करता रहा कि मैं इसी डिब्बे में बनारस से सफर कर रहा था और पानी पीने के लिए नीचे उतरा था। मुझे उस समय बड़ा दुख हुआ था जब खिड़की के पास बैठी एक महिला ने कहा कि डिब्बे में घुसने के लिए सभी ऐसा झूठ ही बोलते हैं। मैं चिंता में डूब गया कि इस गाड़ी में चढ़ नहीं सका तो आसनसोल कैसे पहुंचूंगा। अतः बंद दरवाजे के बाहर लगे मोटे रॉड को पकड़कर मैं बड़ी मुश्किल से पायदान पर खड़ा हो पाया। 2 आदमी पहले से ही पायदान पर खड़े थे। इसी हालत में गाड़ी चल पड़ी। हर पल मृत्यु लगता था कि सामने खड़ी है। थकावट से हालत खराब थी। जो 2 अन्य आदमी पायदान पर खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कहां जाना है। आसनसोल सुनते ही उन्होंने कई बार मुझे रॉड को कसकर पकड़े रहने की सलाह दी। उनकी बातों से मुझे बड़ी राहत मिली थी। वे दोनों हावड़ा जा रहे थे। करीब 3:45 बजे रात को पायदान पर लटके हम आसनसोल पहुंचे। आसनसोल में उस डिब्बे का दरवाजा खोला और और अनेक लोग वहां उतरने लगे। मेरे साथ पायदान पर यात्रा कर रहे दोनों व्यक्ति अंदर घुसकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें नमस्कार किया। जवाब में से एक ने कहा, अब ऐसे गाड़ी में कबहू मत चढ़िया। जब तक गाड़ी वहां रुकी रही, मैं भी वहां खड़ा रहा। आसनसोल स्टेशन पर वे दोनों आदमी मुझे हद से ज्यादा अपने लगे। गाड़ी चलने पर उनके शब्द थे, जा बाबू जा। इतना सुनकर मैं रो पड़ा। वे रोए इसलिए शायद इतनी आत्मीयता तो उन्हें अपने परिवार में कभी नहीं मिली, जिसके के वे हकदार थे। और हमेशा अपशकुनी समझकर उनका परिवार ने तिरस्कार ही किया। वहीं 2 अजनबी व्यक्तियों से मिली आत्मीयता और प्रेम ने उन्हें अंदर तक सराबोर कर दिया होगा।
और उन्हें ये एहसास कराया होगा कि वे भी इस प्रेम, इस आत्मीयता के हकदार हैं। तो यहां पर जो वेदना उनकी मिलती है वे वेदात्मक ही है, इसमें किसी तरीके का व्यंग्य नहीं है हमेशा की तरह। तो यहां पर ये वेदना इनकी सबसे ज्यादा अपनी लगती है। स्टेशन से बाहर एक बड़ा मैदान खाली था। सैकड़ों की संख्या में मजदूर टाइप के पुरुष तथा महिलाएं सोई हुई थी। अधिकतर लोग जागे हुए थे। वे सभी सुबह होने का इंतजार में थे ताकि आसनसोल की विभिन्न कोयलरियों में बस से जा सकें। वहां एक आदमी ने मुझे बताया कि पास ही में बस अड्डा है, वहां से प्राइवेट बसें हमें कोयलारियों को ले जाती हैं। 6 बजे से चलना शुरू कर देती हैं। मुझे कम से कम 2 घंटे वहां बिताने थे। नींद भी खूब आ रही थी। मैं एक खाली स्थान देखकर वहीं लेट गया। लेटते ही नींद आ गई। अचानक थोड़ी दूर पर लेटी एक महिला चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हमरा घियोवा वाली मोटिया कवन चोरैया के ले गई ला रे। हमरा घियोवा वाली मोटिया कवन चोराई के ले गया ला रे। उस महिला की चिल्लाहट ने सबकी नींद तोड़ दी। माफ कीजिएगा, इसमें बहुत सारे टंग ट्विस्टर टाइप के शब्द हैं जिसको बोलने में मुझे खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वह एक बिहारी मजदूर की पत्नी थी जो अपने घर से एक हड़िया घी लेकर आई थी। किसी ने उसे सोता देखकर चुरा लिया। मैं ये बात सोचकर डर गया कि कहीं गौरीगंज वाली महिला की तरह इस महिला का भी चोरी वाला शक मेरे ऊपर तो नहीं। वह महिला बड़ी देर तक उस अज्ञात चोर को गालियां देती रही। वहां सोए हुए मुझे पश्चिम दिशा में काफी दूर भूरे रंग में जलता आसमान दिखाई दे रहा था। बगल में लेटे एक अन्य मजदूर ने बताया कि वहां बर्नपुर का लोहे का कारखाना है जिसकी चिमनी से आग की लपटें निकल रही हैं। किसी कारखाने से आसमान जल उठेगा, ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया। तो बहुत खूबसूरती से उठती हुई आग की लपटें जो एकदम आसमान छूती हैं, उसे का जिक्र यहां पर तुलसी राम जी कर रहे हैं। सवेरा होते ही वहां लेटे लगभग सारे लोग बस अड्डे की तरफ चल पड़े। मैं भी नीघा जाने वाली बस में बैठ गया। किराया सिर्फ 4 आने था। नीघा कोयलरी के टाइप स्टॉप पर उतरने के बाद बड़ी आसानी से मुझे चुरई भैया का बासा मिल गया। वे मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। उनके बासा से आधा किलोमीटर दूरी पर एक कोयलरी का मोहाना था जो कुएं की शक्ल में बहुत गहरा था। उसमें बिजली से चलने वाली ट्रॉली 7-8 मजदूरों को एक साथ लेकर अंदर जाती थी। देखने में बड़ा भयावह दृश्य लगता था। पास में ही शुरू हो जाते थे चौकोर खांचानुमा आकृति वाले विशाल बिजली के स्तंभ। इन्हीं स्तंभों के मोटे तारों से घिसटती हुई अनगिनत लोहे की ट्रॉलियों से भरकर बालू बंगाल की दामोदर घाटी से आता था और स्वचालित प्रक्रिया के तहत वहां बालू का अंबार लगता रहता था। कोयला खुदाई से निर्मित रिक्त स्थान में बालू भर दिया जाता था। बिजली के तारों से गुजरती हुई अनगिनत बालू भरी ट्रॉलियां बड़ा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती थी। ये दृश्य बेशक मनमोहक हो सकता है, लेकिन यदि आज के संदर्भों में इसको जोड़ें तो जो बालू माफिया हैं, जो उत्खनन करते हैं गैर कानूनी तरीकों से, और किस तरीके से रेत यदि सारी निकल जाएगी तटों के मुहानों से, तो कितनी बाढ़ आएगी, इसकी आशंका है आपको। आजकल यदि हम जगह जगह देखते हैं कि बालू माफिया भी उभर आए हैं। उनका यही काम है कि किसी तरीके से चुरा के बालू इकट्ठी करो और सीधा ऐसी जो अवैध उत्खनन होते हैं वहां तक पहुंचाओ। तो बेशक ये दृश्य उस जमाने में मनमोहक लग सकता होगा, लेकिन यदि आज आप इस बारे में सोचकर देखें तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है यदि गैर कानूनी तरीकों से किया जाए तो। मैं घंटों इन आती जाती ट्रॉलियों को देखा करता था। मैंने देखा कि हर मजदूर सिर पर बेल्ट लगी एक खास किस्म की चोर बत्ती यानी कि टॉर्च बांधकर खान के अंदर जाता था, जो उसकी रोशनी में बेलचे से कोयला काटता था। खान के अंदर से निकला हुआ कोयला बिजली से ही चलने वाली ट्रॉलियों से भरकर ऊपर जमीन में आ जाता था। इसके ऊपर यदि आपको अमिताभ बच्चन और शशि कपूर स्टारर और शत्रुघ्न सिन्हा भी उसमें थे, काला पत्थर, वे खास कोयलरी में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर बनाई गई फिल्म है।
जरूर आपको होगी और उससे आप इस सारे सीन को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या सीन है और किस चीज का ये वर्णन कर रहे हैं यहां पर तुलसीराम जी। खान के अंदर निकलता हुआ कोयला बिजली की ही चलने वाली ट्रॉलियों से भरकर ऊपर जमीन पर आ जाता था। वहां मालगाड़ी खड़ी रहती थी जिसमें कोयला भरकर गंतव्य स्थलों को भेज दिया जाता था। इन दिनों कोयले की खादानों में बड़ी आसानी से काम मिल जाता था। एक बार मैं चुरई भैया के साथ ट्रॉली में बैठकर खान के अंदर गया, किंतु घुप अंधेरा देखकर डर गया, अतः कोयला काटने का इरादा हमेशा के लिए त्याग दिया। तो यहां पर भी पैसा कमाने का जो उनका जरिया था वो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया डर के मारे। नीघा कोयलरी के आसपास दूर तक ताड़ के पेड़ों की भरमार थी। पानी से भरे तालाब भी थे। ताड़ वृक्षों की आड़ में उगता सूर्य या रात में चमकता चांद अविस्मरणीय छटा प्रस्तुत करता था। चंद्रोदय की याद आने पर मुझे आज भी सुकांत भट्टाचार्य की अंतिम कविता हे महाजीवन की ये पंक्तियां बहुत याद आती हैं। भूख के राज में पृथ्वी गद्यमय है, पूर्णिमा का चांद मानो झुलसी हुई रोटी है। किसी गरीब की कल्पना को कितनी खूबसूरती से इन पंक्तियों में उतारा गया है। मैं सूर्योदय से पहले उठकर पास वाले तालाब पर चला जाता और उसके किनारे लगे ताड़ों के पीछे उगते सूरज को देखा करता। सूर्योदय का ऐसा दृश्य इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। एक दिन शाम के समय मैं भविष्य की चिंता लिए कोयलरी के दक्षिण दिशा वाली पगडंडी पर बेमतलब चलने लगा। आधा किलोमीटर चलने के बाद देखा कि सीमेंट से बनी किंतु खुरदरी हो चुकी एक काफी लंबी चौड़ी पुरानी हवाई पट्टी फैली हुई थी। वहां कोई हवाई जहाज आता जाता नहीं था। जाहिर है अंग्रेजों के राज की वह हवाई पट्टी थी। वहां उनके सैनिक वायुयान से आया जाया करते थे। मैं उनके एक छोर से दूसरे छोर तक जाता और फिर वापस आता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की उत्कृष्ट इच्छा तथा कोई सहायता न मिलने की संभावना से ग्रसित मेरे लिए एक हवाई पट्टी रोजाना अश्रु पट्टी में बदल जाती थी। हर शाम उसी पट्टी पर चलते हुए मैं रोया करता था। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वे स्वयं जिक्र करते हैं कि अंदर इतना गुप अंधेरा था कि वे डर गए और उन्होंने कोयले की खादान में काम करने का इरादा छोड़ दिया। वे आए ही इसी इरादे से थे कि किसी कोयलरी में थोड़े टाइम के लिए आसनसोल में किसी तरीके से काम कर लेंगे और कुछ पैसा जुटाकर अपना बीएचयू में एडमिशन या अपने आप को एनरोल करवा सकेंगे। लेकिन ये इरादा भी उनका पूरा ना हो सका। उन्हें वैसे भी एक ही आंख से दिखाई देता था, तो वहां शायद और भी ज्यादा उन्हें घुप अंधेरा लगता होगा। मैं आसनसोल इसलिए गया था कि यदि चुरई भैया 10 रुपया तथा कलकत्ता वाले उनके छोटे भाई सोबरन उतने ही रुपए हर महीने मुझे देना स्वीकार कर लेंगे तो बाद में कुछ ट्यूशन आदि करके बीएचयू में जीवन यापन करने में सफल हो जाऊंगा। किंतु नाम लिखाने के लिए कम से कम 150 रुपयों की अलग से जरूरत थी। चुरई भैया ने शुरू में ही साफ कर दिया था कि अलग से वे मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। उनकी नकार से उत्पन्न चिंता मुझे हर शाम उस हवाई पट्टी पर भेजने लगी। मुर्दैया के अलावा दुख हल्का करने का इससे बेहतर निर्जन बियाबान कहीं और नहीं हो सकता था। तो बाबा साहब को जो परिवार का सहयोग मिला था, पर तुलसीराम जी को परिवार में ही सबसे पहले असहयोग आंदोलन समझ लीजिए उनके खिलाफ छेड़ दिया गया था और कोई भी उनकी पढ़ाई के चलते अलग से मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये एक पारिवारिक फैसला था और परिवार बहुत नाखुश था उनकी पढ़ाई जारी रखने से। सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने आत्मकथाएं पढ़ी हैं या जितने भी महापुरुषों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको परिवार से सहयोग मिलता हुआ हम पढ़ते हैं कि किसी तरीके से अनपढ़ माता पिता भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बच्चा पढ़ लिखकर आगे बढ़ जाए। लेकिन तुलसीराम जी की कहानी में ये एकदम विपरीत परिस्थिति है। वैसे कोयला खादान के मजदूरों का जीवन बड़ा ही शोषण युक्त हुआ करता था। बिचौलिया ठेकेदारी का बोलबाला था। वहां अधिकतर मजदूर दलित तथा अति पिछड़ी जातियों से होते थे, किंतु ठेकेदार सवर्ण होते थे। नीघा में एक ठेकेदार बलिया, जिसे जिले के क्षेत्रीय जमींदार थे, जिसका नाम था उमा शंकर सिंह। वे एक
किराने की दुकान पर साथ साथ चाय समोसा भी बनाते थे। मजदूरों को साप्ताहिक मिलने वाली तनख्वाह भी वे लाकर बांटते थे। कोई भी मजदूर 16-17 रुपए से ज्यादा हर सप्ताह नहीं पाता था। तनख्वाह देते समय ठेकेदार हर मजदूर की कमाई में से हर सप्ताह 2-2 रुपए पहले ही अपने पास रख लेता था। इस तरह सैकड़ों रुपए हर सप्ताह ठेकेदार को बिना किसी मेहनत के मिल जाते थे। ऊपर से सारे मजदूर उसी की दुकान से सारी खरीदारी करते थे तथा चाय समोसा भी खाते थे। तो इनडायरेक्ट वे में उनका वो सारा पैसा भी ठेकेदार की जेब में ही चला जाया करता था। उन कोयला मजदूरों के बीच एक खास बात यह थी कि मुफ्तखोर साधु फकीरों का भी जमघट लगा रहता था। ये साधु फकीर मजदूरों के अपने ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ करते थे। शाम के समय ढोल, खजड़ी तथा झांझ के साथ भजन कीर्तन करते उन्हें अक्सर देखा जा सकता था। मजदूर भी उनके राग में राग मिलाने लगते थे। ऐसे साधुओं को मजदूर बारी बारी से अपना बासा में खाना खिलाते तथा वहां से वापस जाते समय किराया भाड़ा भी साथ दक्षिणा भी देते। तो इस तरीके से मजदूरों का हर तरीके से शोषण ही शोषण हो रहा है। ठेकेदार पहले कर रहा है, 2 रुपया पहले ही कम दे रहा है। इसे क्या बोलेंगे, हफ्ता वसूली कर लेता है उनकी दिहाड़ी में से हर हफ्ते 2 रुपए की, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता था गरीब मजदूरों के लिए। उसके बाद ये मुफ्त का खाने वाले साधु सन्यासी और जो चाय समोसा, चलिए वो तो खैर पेट भरने की बात थी। ये जमींदार का समझदारी कि उसने ऐसी दुकान वहां पे खोली, उसको बिजनेस करना आता है। और मुफ्त के साधु भी, जिनके ऊपर धार्मिक अंधता की वजह से ये लोग विश्वास करते थे और उनको भरपूर खिलाते पिलाते थे मुफ्त में। तो ऐसे लोग अपने घरों में कितना पैसा भेज पाते होंगे, ये भी सोचने का विषय है। ऐसे ही एक साधु थे सुखराम, जो अपने को कबीरपंथी बताते थे, किंतु श्री कृष्ण के पर अक्सर भाषण देने लगते थे। उनकी कृष्ण प्रियता का असली राज तब खुला जब चुरई भैया के बासा के ठीक पड़ोस में हमारे गांव के ही कुनकुन भैया के बासा में वे आने लगे। कुनकुन भैया की पत्नी काफी स्मार्ट थी। वे घूम फिरकर उस समय वहां आते जब कुनकुन चुरई भैया के साथ खादान के अंदर चले जाते। सुखराम उस युवती को कृष्ण तथा गोपियों के संबंध के बारे में किस्से कहानियां सुनाकर उसे अपनी तरफ प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। एक दिन उन्होंने खुलेआम रति रचना का प्रस्ताव रख दिया, जिससे घबराकर उस महिला ने सारा किस्सा अपने पति कुनकुन को बता दिया। कुनकुन ने पत्नी से कहा कि वे उस साधु को दोपहर के समय बुला ले, क्योंकि उस समय सभी लोग खादान के अंदर होते हैं। पत्नी ने वैसा ही किया। कुनकुन तथा उसके 2 साथी चुरई भैया के साथ बासा में छिप गए थे। साधु के घर में प्रवेश करते ही वह महिला बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। परिणाम स्वाभाविक था। तीनों व्यक्तियों ने चुरई भैया के बासा से निकलकर उस साधु की खूब पिटाई की। हाथ पैर जोड़ते सुखराम किस तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। ये सारा किस्सा मेरे सामने हुआ। तो धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण कितने आराम से लोग करना समझते हैं, और यहां पर कितनी सहजता से उन्होंने वर्णन किया है कि जो कुनकुन भैया थी उनकी पत्नी बहुत स्मार्ट थी। इसी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। स्मार्ट इसलिए लिखा है कि धार्मिकता के चलते उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। इस तरह नीघा में करीब 10 दिन बीत चुके थे। मैं शीघ्र से शीघ्र कलकत्ता पहुंच जाना चाहता था। चुरई भैया ने भी 20 रुपए दिए। मैं सुबह उन्हें सिर पर चोर बत्ती बांधे, कंधे पर बेलचा रखे नीघा कोयलरी के अंदर जाते हुए विदा कर वापस आसनसोल स्टेशन पर जा पहुंचा। 6 रुपए वाला साधारण डिब्बे वाला टिकट लेकर मैं दिल्ली से आती हावड़ा मेल पर बैठ गया। 12 बजे दोपहर के आसपास रेलगाड़ी हावड़ा पहुंची। मैं स्टेशन के अंदर बाहर आते जाते हजारों लोगों को एक साथ देखकर दंग रह गया। चारों तरफ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। मधुमक्खी के छत्ते जैसी आवाजें प्रतीत हो रही थी। वहां स्टेशन से बाहर जाने के लिए कई निकास थे। जब एक निकास से मैं बाहर जाने लगा तो टिकट कलेक्टर मुझे रोककर उस समय की दफ्ती वाले छोटे टिकट की जांच करने लगा। उसने मेरी बांह पकड़कर निकास के अंदर खींच लिया और कहने लगा कि जिस रेलगाड़ी से मैं आया हूं वह एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिसमें 350 मील
से कम दूरी की यात्रा करना मना है। अतः उसके अनुसार वह गाड़ी जहां से चली थी वहां से लेकर हावड़ा तक का किराया देना पड़ेगा, यानी दिल्ली से हावड़ा तक का किराया। मैं एकदम हड़बड़ा गया और फूट फूट कर रोने की मुद्रा में आ गया। टीसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूं। मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में पहली बार यहां आया हूं और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि किस गाड़ी में सफर कर सकता था या किस में नहीं। इस पर उसने मुझसे कहा कि 2 रुपए हैं। मैंने अविलंब उसे 2 रुपए देकर नमस्कार साहब कहा और स्टेशन से ज्यों ही बाहर आया, हुगली नदी पर बने विशाल हावड़ा पुल को देखकर एकदम स्तब्ध रह गया। तो यहां पर एक बात गौरतलब है कि हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार देश आजाद होने से पहले से है। देश के गुलाम होने की वजह ये भ्रष्टाचार ही था कि पहले जो लोग अंग्रेजों के पिछलग्गू हुआ करते थे वो अब स्वतंत्र रूप से आजादी के बाद अपनी मनमानी करने लगे। भ्रष्टाचार की उन्हें स्वतंत्रता मिल गई, जबकि टिकट जिसके पास है उसको इस बात की एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं कि वह कहां से आया है। वो टिकट दिखा रहा है, टीसी का काम होता है कि टिकट चेक करे और जाने दे। लेकिन घूस कमाने के क्या क्या तरीके ढूंढ रखे हैं, इसका भी एक अच्छा उदाहरण यहां पर प्रस्तुत है। दिमाग में पहली कल्पना आई कि इतना बड़ा लोहे का कंकाल कैसे खड़ा है। उसने मुझे चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लिया। मैंने देखा कि पुल के दाएं वाली पटरी पर पूरा बाजार ही लगा था। साग, सब्जी, चावल, दाल से लेकर मछली तक बिक रही थी। इस बीच सामने आती हुई बाल खोले एक अति सुंदर युवती दिखाई दी। मुझे बचपन में अपने गांव आने वाले उस बाइस्कोप वाले का गाना याद आ गया। मारे गुंडन से नजरिया, गोरिया हबड़ा पुल पर ठड़ी। मैं उसे साग सब्जी की तरह ही एकटक देखता रहा। कई अधेड़ उम्र वाले बंगाली कांख में छाता दबाए धान के डंठल तथा गुथी खरीदी मछलियों को साबुत लटकाए हुए नजर आ रहे थे। वहां यह भी देखा कि अनेक युवतियां, बूढ़े बुढ़िया मोल भाव करने में व्यस्त थे। मैं सारी चिंता भूलकर पुल के आर पार गया। हर चीज पर निगाहें गड़ा गड़ा कर देखा। पुल के बगल से ही सवारियों से भरे धुआं छोड़ते भक भक करते हुए स्टीमर सांप की तरह पानी को चीरते हुए कलकत्ता का बड़ा बाजार की तरफ जाकर रुक जाते थे। स्टीमरों का यह क्रम लगातार बना रहता था। वहीं पहली बार ट्रामों को चलते देखा। वास्तविकता यह थी कि मैं हर चीज को पहली बार ही देख रहा था। पुल के उस पार कलकत्ता की विशालता से मैं एकदम चकाचौंध था। कुछ देर के लिए मैं भूल गया कि मुझे सोबरन भैया के यहां जाना है। मुझे ख्याल आता कि हावड़ा पुल पर ही आने जाने की नौकरी मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। इस चकाचौंध के बीच बचपन में सुनी वह किंवदंती भी याद आने लगी, जिसके अनुसार बंगाली लोगों को जादू टोना द्वारा भेड़ बकरा बनाकर रख लेती हैं। तो मुर्दैया में इस बात का जिक्र था कि जब वे घर से भागने के लिए सोचते हैं और कि कलकत्ता चले जाएंगे, किसी तरीके से कोयलरी में काम कर लेंगे सोबरन भैया के पास, तो वहां से ये भागते हैं और बीच में उन्हें ख्याल आता है कि यदि किसी बंगालन ने इनको पकड़ लिया और भेड़ बकरी बना के रख लिया तब ये क्या करेंगे। तो उसी डर से ये वापस लौट जाते हैं। आपको ये इंसिडेंस याद होगा। वास्तविकता यह थी कि जादू निश्चित रूप से उन युवतियों की बड़ी बड़ी निगाहों और खुले हुए काले काले बालों में था कि बंगाल की खूबसूरत महिलाओं की तरफ आप स्वयं आकर्षित होते हैं उनकी खूबसूरती को देखकर। मैंने करीब 2 घंटे हावड़ा पुल पर बिताए। वहां से हटने का मन नहीं कर रहा था। घर से भागकर सन 1961 में कलकत्ता आने का प्रयास अधूरा रह गया था, किंतु मई 1966 के प्रथम सप्ताह में वह सपना पूरा होने के बावजूद सपना ही लग रहा था। मैं जब पुल से उतरकर पास ही में स्थित बस अड्डे पर 57 नंबर की बस पकड़ने चला तो गांव की नौटंकियों में साड़ी पहनकर नाचते लवंडों का लोकप्रिय गाना याद आ गया। लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। वैसे मैंने इसको इस तरीके से सुना है कि लागल झुलनिया का धक्का बलम पहुंच गए कलकत्ता, तो उससे वो राइमिंग बनी रहती है और मैंने इसको राइमिंग में ही सुना है। सोबरन भैया गांव में आते जाते
बता चुके थे कि हावड़ा स्टेशन के बाहर से 57 नंबर की बस कदम तल्ला जाती है। वे वहीं रहते हैं। उनका सिर्फ इतना ही पता मेरे पास था। उन दिनों कलकत्ता हावड़ा में बसों का किराया बहुत सस्ता होता था। 15-20 पैसे में दूर दूर तक जाया जा सकता था। ट्राम का किराया तो 2 पैसे से शुरू होता था। मैं 57 नंबर की बस देखकर बहुत खुश हुआ और कदम तल्ला पहुंच गया। पूछने पर बड़ी आसानी से मजदूरों के रहने वाली कटरा नुमा पंडित की बाड़ी मिल गई। उसी दिन रविवार था, इसीलिए सोबरन भैया बाड़ी में ही थे। मुझे देखकर वे बहुत अचंभित किंतु खुश हुए। उनकी पत्नी जावा देवी भी उनके साथ थी। ये उस जमाने का जिक्र है जब फोन लाइंस भी नहीं बिछी हुई थी और लोगों के पास फोन की सुविधा भी नहीं थी। आजकल तो हमें कहीं जाना हो, 1 घंटा पहले भी किसी के यहाँ पहुंचना हो तो हम मोबाइल से उन्हें सूचित कर सकते हैं या ये सूचना ले सकते हैं कि वे कब किस समय पे घर पे उपस्थित होंगे। लेकिन उन दिनों तो ऐसे ही अचानक पहुंचने का चलन हुआ करता था। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं घर से भागा हुआ था। सोबरन भैया को मैंने पढ़ाई में आने वाली कठिनाई को बताया और कुछ काम करने की इच्छा प्रकट की। दूसरे दिन सुबह वे मुझे अपने साथ दास नगर ले गए। वहां पे बीएल बोस आयरन कंपनी में वे काम करते थे। लोहे की उस फैक्ट्री में बिजली के खंभों को तानने वाले तार के रस्सों को सीधा रखने के लिए जमीन में गड़े एक अंग्रेजी के उल्टे यू आकार वाले संयंत्र के लिए नट बोल्ट आदि की ढलाई होती थी। उस संयंत्र को खराद कर चूड़ी भी तैयार की जाती थी। लोहे को जलाकर लाल करने का काम लोहार वाली हाथ से चलाई जाने वाली भट्टी से लिया जाता था। उस भट्टी से फू फू की आवाज निकलती हुई ध्वनि के साथ लोहा गर्म होकर एकदम लाल हो जाता था। फिर मजदूर उस लाल लोहे को निहाए यानी लोहे की ईंट पर रखकर नट बोल्ट की शक्ल में सांचे से काटकर उसके अंदर चूड़ी पेर लेते थे। यह काम बड़ा ही रोचक लगता था। मुझे उस लाल गरम लोहे को बड़े सणासे द्वारा पकड़ने का काम मिला। जब मिस्त्री उस लोहे पर बड़ा हथौड़ा मार मार कर उसे चपटा बनाता तो मेरा हाथ झनझना उठता था। देखने में यह काम जरूर रोचक लग सकता है, लेकिन करते वक्त तुलसी राम जी को यह एहसास जरूर हो गया होगा कि देखने में जो चीज रोचक लगती है वह हो असल में भी जरूरी नहीं। उस स्थिति की स्मृति मुझे हमेशा केदारनाथ अग्रवाल की वीरांगना नामक कविता की याद दिलाती। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली देखा, चलते देखा। बहुत खूबसूरत है कविता। उस काम के लिए मुझे 2 रुपए रोज के हिसाब से मेहनताना मिलता था। मैंने 1.5 महीने यह काम किया। आसनसोल की नीघा कोयलरी की ही तरह पीएल बोस आयरन कंपनी में भी साप्ताहिक तनख्वाह मिलती थी। होता यह था कि हर सप्ताह बाद जो कुछ मिलता दूसरे सप्ताह में खा पीकर बराबर हो जाता। पता नहीं दोबारा कलकत्ता आ सकूंगा या नहीं, ये सोचकर खूब घूमने का मन बना लिया था। मतलब जिस उद्देश्य से आए थे कि बीएचयू के लिए पैसे जोड़ेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा था। कलकत्ता की बड़ी बड़ी इमारतें बहुत प्रभावित करती थी। आजमगढ़ और बनारस कलकत्ता के सामने बच्चा जैसे लगते थे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी संदर्भ सहित टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में देना भी ना भूलें। धन्यवाद।